Hello guys, my name is Manya and you are watching Legal ठिकाना. Today we will talk about Article 20. Article 20 बताता है एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. इसमें 3 क्लॉज हैं. 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3. क्लॉज 1 ये बताता है कि जब भी किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया और उसके बाद मान लीजिए कोई नया लॉ आता है तो उस पर्सन के एक्ट को जो हम पनिश करेंगे तो जो न्यू लॉ आया है उसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा. मतलब जो नया लॉ आया है वो अब आने वाले केस उससे डील होंगे, लेकिन उस इंसान ने पहले ऑफेंस कर दिया उसने, अब वो नया लॉ से वो गवर्न नहीं होगा. उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी ओनली विद द लॉ विच वॉज प्रिविलेंट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही हैड कमिटेड एट दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 2009 में कोई ऑफेंस किया है. अब 2010 में नया लॉ आ जाता है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट चेंज हो जाती है. तो अब वो पर्सन अभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ, उसका केस चलता चला आ रहा है. 2010 में नया लॉ आ चुका है, 2009 में उसने ऑफेंस कमिट किया है. तो अब उस इंसान को जो पनिशमेंट है वो मिलेगी 2009 में जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग, ना कि 2010 में जो नया लॉ आ गया है. तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमें यही बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है कि पेनल्टी रिट्रोस्पेक्टिवली इंपोज होंगी. मतलब न्यू लॉ विल पनिश एन ओल्ड डन एक्ट. प्रीवियसली जो एक्ट हुआ है उसको न्यू लॉज गवर्न करेंगे. इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इम्पोजेस पेनल्टी रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैकडेटेड इफेक्ट से. दिस इज ex post facto law and 20 clause 1 provides protection against ex post facto laws. Before proceeding, I would like to clear one concept. See, laws दो नेचर के होते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव नेचर के और दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव नेचर के. प्रोस्पेक्टिव अगर लॉ प्रोस्पेक्टिव है मतलब कि वो फ्यूचर एक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस में अप्लाई होगा, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो फर्दर फ्यूचर एक्ट्स में ही होगी. बट रिट्रोस्पेक्टिव के केस में क्या है कि रिट्रोस्पेक्टिव की जो एप्लीकेशन है वो बैक डेटेड इफेक्ट से होगी. आई गिव यू एग्जांपल. सी, अगर लॉ प्रोस्पेक्टिव है, 2019 में किसी ने ऑफेंस किया, 2020 में नया लॉ आया, लॉ प्रोस्पेक्टिव है तो 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी ऑफेंस होंगे उसकी पनिशमेंट 2020 के लॉ के अकॉर्डिंग होगी एज पर द प्रोस्पेक्टिव लॉ. बट इन द सेम कंडीशन अगर लॉ रिट्रोस्पेक्टिव है तो 2019 में ऑफेंस हुआ, 2020 में नया लॉ आया. अभी जो नया लॉ आया है ये 2019 वाले ऑफेंस में भी लगेगा, 2018 वाले ऑफेंस में भी लगेगा जिसका कन्विक्शन नहीं हुआ है ऑब्वियसली, जिसका अभी चलता चला आ रहा है. तो रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ही होता है बैक डेटेड इफेक्ट. प्रीवियस कमिटेड एक्ट्स भी उसी न्यू लॉ से गवर्न होंगे. सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज विच इम्पोजेस पेनल्टीज रिट्रोस्पेक्टिवली. एक केस आया था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का. इसमें यह बोला गया था कि अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अक्यूज को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है देन उस केस में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वुड बी वैलिड. 2015 में एक दूसरा केस आता है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का. इसमें यह बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन या फिर पनिशमेंट, कन्विक्शन और पनिशमेंट के केस में ही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का प्रोहिबिशन लगेगा एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजरल चेंजेस. मतलब न्यू लॉ आता है, न्यू लॉ ने प्रोसीजर चेंज कर दिया कि अब से एविडेंस का दूसरा मैनर है, एविडेंस कलेक्ट करने का, विटनेस को बुलाने का दूसरा तरीका है. तो ये जो प्रोसीजर है अगर न्यू लॉ आता है तो प्रोसीजर में चेंज आएगा. प्रोसीजर करने का जो तरीका है अगर वो न्यू लॉ में चेंज हो रहा है तो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग ही वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. लाइक अगर एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका अलग बताया न्यू लॉ में तो एविडेंस उसी तरीके से कलेक्ट होगा. बट कन्विक्शन और पनिशमेंट जो है इन दो रिगार्ड में पर्सन हैज
a right under Article 20 Clause 1 that he has protection against ex post facto laws. 20 Clause 2 बताता है no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. एक मैगजिम है इसमें नेबो डेबेट बिस विक्सारी. इसका मतलब ये होता है कि no one shall be vexed twice. किसी भी एक ही पर्सन को दो बार सजा हम नहीं दे सकते फॉर द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स इफ a decision upon it has been passed by a competent court. एक मूवी आई थी अंधा कानून. इसमें क्या हुआ था कि अमिताभ बच्चन को फॉल्स मर्डर केस में 20 साल की सजा हो गई थी. अब आफ्टर 20 years व्हेन अमिताभ बच्चन केम आउट ऑफ जेल तो ओपन कोर्ट में आके उसी पर्सन को जिसकी सजा उसने काटे उसी पर्सन को वो मार देता है. नो मैन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस. सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, वही सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, तो उस पर किसी भी इंसान को दो बार आप सजा नहीं दे सकते हैं. दिस रूल इज कॉल्ड द रूल ऑफ डबल जियोपार्डी. दो बार आप किसी को जियोपोडाइज नहीं कर सकते हो. अब डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए. जैसे कि पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. जो प्रोसीडिंग है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होनी चाहिए. पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड. एंड लास्ट, वही सेम ऑफेंस होना चाहिए जिसके लिए उसको पनिश किया गया था. सेम सेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए. एक केस आया था मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें क्या हुआ था कि कस्टम अथॉरिटी ने एक पर्सन का गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया था बिकॉज वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा था. तो कोर्ट में बात गई तो उस इंसान ने ये बोला कि इट अमाउंट्स टू डबल जियोपार्डी. ऑलरेडी मेरा गोल्ड कॉन्फिस्केट हो चुका है बाय कस्टम अथॉरिटी एंड अगेन आई हैव बीन कॉल्ड इनटू कोर्ट फॉर पनिशमेंट, सो इट अमाउंट्स टू डबल जियोपार्डी. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं बाय कस्टम अथॉरिटी इट डज नॉट अमाउंट टू ट्रायल बिफोर अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल. ये कोई ट्रायल नहीं है जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने. ये सिर्फ एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है विच हैव बीन कैरिड बाय कस्टम अथॉरिटी. तो अगर आपको कोर्ट के सामने क्रिमिनल कोर्ट के सामने लाया जा रहा है फॉर पनिशमेंट देन इट विल नॉट अमाउंट टू डबल जियोपार्डी. नाउ कम्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3. 20 क्लॉज 3 ये बताता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. किसी भी पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते कि अपने खुद के अगेंस्ट कोई गवाही दे. The purpose of bringing it into picture, the purpose of making this as a fundamental right is कि किसी भी पर्सन को फोर्सफुली कन्फेशन ना कराया जाए थर्ड डिग्री टॉर्चर देके या फिर जबरदस्ती केस बंद करवाने को उससे. तो इसलिए 20 क्लॉज 3 ये बताता है. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा में ये बोला गया था कि 20 क्लॉज 3 उस पर्सन का राइट है जो कि किसी ऑफेंस के अक्यूज्ड है. उस पर्सन को प्रोटेक्शन देता है कि वो अपने खुद के अगेंस्ट गवाही ना दे, कंपेल्ड टू बी अ विटनेस. तो एक अगला केस आया था बॉम्बे वर्सेस कथी कल्लू. उसमें ये बोला था कि MP शर्मा वाले केस में जो बात कही गई है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के अगेंस्ट कंपेल नहीं किया जा सकता कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ. तो उस केस में अब क्या फिंगरप्रिंट्स सब लेते हैं, DNA लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं. वो सारे प्रोसीजर्स भी फिर तो गलत हो रहे हैं. जो हम DNA करवाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, हैंड राइटिंग स्पेसिमेन लेते हैं, फिर तो वो सारे प्रोविजंस भी गलत हैं. बिकॉज अगर आप किसी पर्सन का DNA ले रहे हो या फिर हैंड राइटिंग स्पेसिमेन ले रहे हो तो यू आर कंपेलिंग अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ. कोर्ट ने कहा था कि MP शर्मा में ये जो बात है टू बी अ विटनेस, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ. तो ये जो फ्रेज है टू बी अ विटनेस इसको थोड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन दीजिए. मतलब टेक्निकली तो इट विल बी काउंटेड अंडर द एम्बिट ऑफ टू बी अ विटनेस. टेक्निकली तो आप एक तरह से करवा रहे हो उस पर्सन को अपने खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए ये सब, बट इट विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3. द वर्ड कंपेल हैज बीन यूज्ड हियर. मतलब फोर्सफुली आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते हो, बट अगर वो खुद से अपनी खुद की इच्छा से अपनी खुद के पर्सनल नॉलेज से कुछ बताना चाहता है तब देयर इज नो हार्म इन. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला था कि ये जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट,
इट वॉज ऑल्सो सीन इन द न्यूज रिसेंटली। ये टेस्ट वायलेट करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। नो डाउट ये सारे टेस्ट एक एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करते हैं, बट इंडिविजुअल लिबर्टी को फोर्सफुली ऐसे टेस्ट करवा के हैम्पर कर रहे हो। एवरीबडी हैज अ राइट, एवरीबडी हैज द राइट टू से नो। तो ये सब टेस्टिमोनियल कंपल्शंस हैं जो कि एक पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को वायलेट कर रहे हैं, देयर बाय वायलेटिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 3। दिस वाज आर्टिकल 20. होप you enjoyed learning it. For more such updates, stay tuned, keep watching Legal Thikana. Thank you.